और डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम इस एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है x का विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान से देखिए, इट इज़ d अपॉन डी वाई ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई। बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है ये। और आपसे पूछा गया है कि ये जो डबल डेरिवेटिव है x का y के रिस्पेक्ट में, वो इन चार ऑप्शंस में किससे मैच करता है, और कोई एक ही ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो आप इस समय वीडियो को पॉज करिए, लगभग 1 मिनट का समय लीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा का समय मत लीजिए। और अगर हो गया तो अब भी आंसर मैच करना, अगर नहीं हुआ तो घबराना नहीं है। लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज द ओनली कांस्टेंट। सो आइए हम इसको समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम आंसर पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो आंसर्स दिए हुए हैं वो डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ये बात मालूम है कि दैट डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्योंकि आप जिस तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये जो सेशन है ये JEE, बिटसैट और इक्वलेंट एग्जाम UPES और इस तरह के एग्जाम्स के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये बात आप सिर्फ समझें, ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता ही है। और मैं यहाँ डी एक्स बाई डी वाई को क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स होल रेज्ड पावर -1। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ लगाऊंगा चेन रूल या पावर रूल और मैं डबल डेरिवेटिव कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर -2 आ जाएगा। और अब किसका डेरिवेटिव, अब जो डेरिवेटिव होगा वो होगा डी अपॉन डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहां समझने की कोशिश करिए कि इसको कैसे करना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास कोई तरीका है, क्या यहाँ कोई ट्रिक लगेगी? जी हाँ, यहाँ एक ट्रिक लगेगी। इस इतने पार्ट को जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ तक आप कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ देखिए जो मैं ट्रिक आपके सामने लिख रहा हूँ वो क्या है, डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। एंड सिंस डी वाई और डी एक्स को भी इंडिविजुअल कंपोनेंट माना जा सकता है, मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखिए इसका फायदा क्या होने वाला है, मैं ये स्टेप दोबारा से लिख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ लिख दिया ये। अब देखिए कुछ ऐसी ट्रिक करिए जिससे कि आपको ये लगने लगे कि आप रिस्पेक्ट चेंज कर सकते हो। क्या मैं यहाँ इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, यानी ऐसा लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये वाई कहाँ जाएगा, ये जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई पे। ये चीज प्लीज दोबारा से इसको पॉज करके देख लो, ये चीज देख लीजिए। ओके, सो नाउ फाइनली जब मैं इसका डेरिवेटिव करने वाला हूं तो मेरे पास डेरिवेटिव आने वाला है, यानी इसको किसी कंपोनेंट में क्या चेंज करा जा सकता है। ये तो है डी वाई बाई डी एक्स होल रेज्ड टू पावर -1। सो नाउ व्हाट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स? सो दिस इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स -1, जहां से शुरू करा था। अब ये और ये कलेक्ट कर लीजिए, यहां पर आ जाएगा -1 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और यहां डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू पावर -3 आ गया बच्चों। ये चीज देखिए। और अब हम वापस ऑप्शन पे चलते हैं। -3 की ऑप्शन है कहीं पहले में है, पहले में ऑप्शन है, लेकिन यहां डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर क्या है -1, वो नहीं चाहिए। लेकिन यहां देखिए हमने जो खुद कराया उसमें हमने ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, देखते हैं नहीं एग्जैक्टली सेम है। ये देखिए, तो आंसर हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन की तरह हमारे को दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बट इन क्वेश्चंस को आपने बहुत स्पीड से करना है। और क्या ये आपसे ठीक हुआ था, नहीं हुआ था, तो जितना जो भी, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये सारे हैवी क्वेश्चंस हैं और इनकी वेरिएशन जो है वो पूछी जा सकती है, पूछी जाती है और आपके लिए बहुत फायदा देगी। और एंड में स्कोर भी मुझे जरूर बताइएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है JEE की, मतलब मेरे कहने का मतलब है पढ़ भी सकते हो, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी NCERT से शुरू होता है। अगर आपने उसी को समझ लिया
और आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कुछ फोकस्ड वीडियोस दे सकते हैं, बिल्कुल एक इंडिविजुअल मेंटोर की तरह आपके साथ बात कर सकते हैं। और लगातार जो नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट करता है या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्टली पुट करने पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इस पूरे फंक्शन की, देखिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट क्या है, 0। पहली बात तो ये समझ आती है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 5 पे, ठीक है। 5 के नेबरहुड पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। और फंक्शन की जो रेंज है, डोमेन है रियल नंबर्स, और रेंज जो दी गई है वो इसी का सबसेट होगी। मतलब अगर फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है, तब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होगी, लेकिन कोडोमेन ये दिया हुआ है मोटा मोटी, इस तरह से समझ में आ रहा है। सो अब यहाँ क्लास 11th की आपकी एनसीईआरटी के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन है एक, कि जहाँ बोला जाता है कि बताओ fx की लिमिट क्या होगी। उसी लॉजिक को यूज़ करते हो, और तब भी मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि यार इस कॉन्सेप्ट को याद रख लो, इससे बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एनीवे, मुझे यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको अच्छा लगेगा। एज इट इज अगर आप 5 पुट करते हो तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। न्यूमरेटर के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा, डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या है, 0। इसका मतलब जरूर 0/0 फॉर्म रही होगी और किसी रीजन से आंसर 0 आ गया है। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 बनना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए कि अगर यहां मैं देख रहा हूं कि सिर्फ डिनोमिनेटर 0, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर, और न्यूमरेटर 0 नहीं होगा तो आंसर या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या तो माइनस इन्फिनिटी होगा। बट क्या यहां ऐसा दिया है? नहीं, यहां तो 0 दिया हुआ है। 0 कैसे आ सकता है भाई? नीचे तो जब डिनोमिनेटर 0 है तो 0 कैसे आ सकता है? तो ओनली थिंग इज, इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 हुआ होगा, जरूर कोई फैक्टर या कोई एक्सपेंशन, कुछ ऐसा लगा होगा, रेशनलाइजेशन, जिसकी वजह से आंसर एक रियल आंसर की तरह दिख रहा है, फिक्स आंसर की तरह दिख रहा है, और वो आंसर यहां पर क्या दिख रहा है, 0। इट मीन्स न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये देखो यहां पर ये चीज आ गई, यहां से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आप बड़ी अच्छे से अब जो है इस पर बात कर पाओगे। ये देखो, ये 9 हो गया। अब लिमिट 5 क्या हो गई fx की, ±√9, यानी क्या हो गया, ±3। अब यहां फिर डाउट है, क्योंकि ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में -3 नहीं है। तो कुछ बच्चे तो तुक्के मार देंगे कि यार ऑप्शन में है नहीं, लेकिन चलो यार +3 से आंसर निकाल लेते हैं, और बाई चांस उनका आंसर भी ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों ने ठीक पहले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी शायद 1 मिनट के पॉज पे रखा होगा, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दिया। और मैं हर बार नहीं बोलूंगा, हर क्वेश्चन के लिए यही पैटर्न आप रखेंगे कि लगभग 1 मिनट तक पॉज करते हुए फिर आप आंसर मैच कराएंगे। तो यहां मैं ये कह रहा था कि तुक्के से भी आंसर +3 आ सकता है, लेकिन यहां एक जेन्युइन सा कॉन्सेप्ट है दैट आउटपुट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इफ द आउटपुट कैन नॉट बी नेगेटिव, वी कैन डायरेक्टली रिजेक्ट -3. So the only possibility would be 3, and hence the answer would be option A. So option A would be the correct option. तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, पिन टू प्लेन, यानी एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर और एक बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर जो हम एक बैंड क्रिएट करेंगे, उससे आप बड़ी आसानी से JEE को क्रैक कर सकते हैं। बस नीयत साफ रखिएगा और लगातार अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हुए मेहनत करते जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे x का डोमेन दिया हुआ है ओपन इंटरवल ऑफ 0 to 5 π/2, और एक फंक्शन डिफाइन करा गया है 0 to x इंटीग्रेशन के फॉर्म में, √t sin t dt। अगर आप लोग इसमें बाय पार्ट्स लगाने की सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा। हाँ, हम इसे किसी CBSE एग्जाम की तरह मान सकते हैं, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम्स, JEE और इक्विवेलेंट एग्जाम्स के लिए बिल्कुल ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। कोशिश करिए। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ न्यूटन लेबनाइट्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। पॉज दे दीजिए, सोचिए, और देखो बच्चों, अब हम करते हैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन। तो आपको गए यार भूल गए, फॉर्मूला याद तो था, बट अब कैसे करें, कैसे है। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम
न्यूटन लिबनाइट्स फॉर्मूला की बात करते हैं। एक्चुअली में न्यूटन लिबनाइट्स फॉर्मूला है, लेकिन फेमस जरा लिबनाइट्स की तरफ से है, लिबनाइट्स रूल या लिबनाइट्स फॉर्मूला ऐसा करके है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके अंदर आप इंटीग्रेशन बिना करे हुए आप डेरिवेटिव कर सकते हो। यानी अगर मैं सीधा बताऊं d/dx ऑफ, प्लीज कोशिश करिएगा समझने की, एक फंक्शन x का मैं नीचे ले रहा हूं फंक्शन, जैसे यहां तो क्लियरली सिर्फ x दिख रहा है ना, साइन x भी हो सकता था, tan x भी हो सकता था, और यहां जो इंटीग्रेशन जिसको करना है वो t के रिस्पेक्ट में करना है। तो आउटपुट क्या होती है, ध्यान से देखना, पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट डाल दो जो कि वेरिएबल x में आएगा, और डेरिवेटिव कर दो अपर लिमिट का ही, माइनस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट डाल दो और डेरिवेटिव कर दो लोअर लिमिट का ही। बस आ गया डेरिवेटिव। यहां ये बन गया, इस तरह से बन गया डेरिवेटिव, यानी f'(x) अगर ये फंक्शन होगा तो ये बन गया f'(x), तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा। तो सर कोई पहले क्वेश्चन करा दो यार, फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो आ जाओ, मैं बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हारे को, तुम भी क्या याद रखोगे। ये लो d/dx, बट इसको मैं MCQ की तरह नहीं ले रहा हूं, आप MCQ की तरह मत माने इसे, x³ और x², और ये है t² dt। तो क्या करेंगे बच्चों लोग, फंक्शन क्या है t, पहले क्या डालेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगी x², क्या हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, क्या फंक्शन का डेरिवेटिव कि सिर्फ अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यानी क्या 2x, माइनस क्या डालेंगे लोअर लिमिट, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि t जो है ये फंक्शन है, इसके अंदर डाला हमने, और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। सर ऐसा नहीं लग रहा कि लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी है, नहीं, अगर मान लें 0.1 हो, यार बात को सोचो समझो, अगर 0.1 हो तो 0.1 का स्क्वायर बड़ा होता है 0.1 के क्यूब से, इसलिए इस तरह से पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए सब्जेक्ट को आगे बढ़ना, वरना क्यों कर रहे हो फिर, मतलब जिस सब्जेक्ट में ट्रस्ट ही नहीं है और पूरी शिद्दत के साथ आप नहीं कर रहे तो फिर कर ही क्यों रहे हो। ये देखो ये आ गया बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ रूट साउंड कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी है कि आप इस बात को समझे बच्चों। ये आ गया आंसर मेरे बच्चों, 6 और पावर ऐड हो गई, और इधर 4 और एक 5 पावर ऐड हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर ये देखिए, यहां पर आप क्लिक कर लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना, ऐसा कुछ कर लेना। तो अब मैं यहाँ फंक्शन जो मेरे पास है मैं उसको लेता हूँ, यहाँ मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, मैं फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे पास फंक्शन जो है आप जानते हैं कि वो है f(x) और 0 to x। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, बोलो सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि एक लिमिट 0 है तो आपका काम आधा रह गया। तो चलिए अपर लिमिट में हमने डाला, अपर लिमिट डाली तो ये हो गया √x sin x, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, और लोअर लिमिट हो गई सब कुछ 0। क्यों कर रहे हो, क्योंकि 0 ही हो जाएगा सब कुछ। तो आपका डेरिवेटिव ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा ढंग से, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, कोई चेक करने नहीं आ रहा, मैंने सीधा पुट कर दिया। अब √x की वैल्यू 0 हो गई, बट इससे क्या आ रहा है 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ओपन इंटरवल ऑफ 0 to 5π/2 है। 5π/2 का मतलब समझ गए, 90 × 5 450। तो और यहां करा sin x इज इक्वल टू 0। लो जी, अब नया JEE का रूल है कि भाई इक्वेशंस हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी करनी पड़ेंगी। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, चाहे इक्वेशंस रिमूव कर दी गई हैं फिर भी कर लेना, कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। तो अगर sin थीटा 0 होता है ना, थीटा की वैल्यू nπ होती है, तो nπ मतलब अब यहाँ इंटरवल देखो पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है ना, तो आपको नेगेटिव साइड पे तो जाना ही नहीं है। तो सबसे पहली वैल्यू 0 वो लेंगे नहीं, फिर है पाई, फिर है 2π मतलब 360, फिर है 3π तो फिर आगे हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं वो स्ट्रिक्टली बच गई हैं x इज इक्वल टू पाई एंड 2π, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इंटरवल में बिलोंग कर रही हैं। आइए अब डबल डेरिवेटिव करते हैं और फिर इनमें ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे, और मैक्सिमा मिनिमा की तरफ, यानी जो भी ऑप्शन चाहिए वहां पर देखेंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ गए हमारे पास, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं उसके लिए भी एक वीडियो यहां दिया हुआ है, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, भैया देख लेना जरूर क्रिटिकल पॉइंट्स को लेकर, कि जरूरी नहीं है कि अगर डेरिवेटिव 0 आए तो ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, डेरिवेटिव अगर नॉट डिफाइंड भी आ रहा है तो भी क्रिटिकल पॉइंट ले सकते हैं। एनीवे, अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक और पेज इंसर्ट कर रहा हूं, डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं। बच्चों डबल डेरिवेटिव क्या होगा, √x और sin x का प्रोडक्ट रूल लगेगा,
रूट एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। इससे ज़्यादा स्पीड से करना होगा आपको। पहला पॉइंट पुट कर दो जी, पाई पुट कर दिया जी, लो जी रूट कॉस पाई साइन पाई तो जीरो ही हो गया, क्योंकि यार वहीं से तो निकाला है, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया। और कॉस पाई क्या होता है भाई, कॉस पाई होता है -1। कॉस 2 पाई क्या होता है, वो होता है 1। कॉस 3 पाई क्या होता है, ये होता है -1। याद रख लो कॉस n पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n भाई, ये बात याद रख लेना। और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये मैं रिमूव कर रहा हूं। अब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव बोले तो लोकल क्या क्रिएट कर रही है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और जब दूसरी वैल्यू डालोगे आप समझ पा रहे होगे कि यार क्या आने जा रहा है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सॉरी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, cos 2 पाई, और ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, कौन करेगा, यानी ये आ गया पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव बोले तो लोकल मिनिमा आ रहा है 2 पाई पे, लोकल मैक्सिमा आ रहा है पाई पे। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। क्वेश्चन में इतने मस्त हो गए, हमने ऑप्शन देखे ही नहीं भाई। सो पहला ऑप्शन रीड करते हैं जरा, मैं कलर चेंज कर लूं पेंसिल का। ये देखो जी, लोकल मिनिमम एट, काट दो, लोकल मिनिमम एट पाई, मिनिमम आ रहा था नहीं, एंड मैक्स, भैया गलत बातें मत कर लो, लोकल मैक्सिमम एट, नहीं जी, लोकल मैक्सिमम एट पाई एंड लोकल मिनिमा एट 2 पाई। भाई ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। इससे पता है क्या, आपका सीबीएसई स्ट्रांग हो रहा है, इससे आपका सीयूईटी स्ट्रांग हो रहा है, और जेडबलई जिसका टारगेट आप कर रहे हो ना, वो तो हो ही रहा है, मतलब बाकी सबसेट्स भी स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। सो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक थोड़ा मेंटोर बन जाओ और उनको भी कहो यार ये करो, यार भैया ये वीडियोस करो, इनको ज़रूरी है करना, और इन पे नोट्स भी ज़रूर बनाना। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डेरिवेटिव का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ हमारा टारगेट है कि लिमिट्स, डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितने भी वर्सेटाइल क्वेश्चंस हो सकें, जो ऑलरेडी भी पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के वेरिएशन के साथ पूछे भी जा सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर करते हुए यार एक पूरा जेडबलई का कोर्स जो है वो आपको दे दिया जाए, ताकि उससे आप फ़ायदा उठा सकें। वेल प्रोसेस आपको मालूम है, क्वेश्चन आपने देख लिया है। यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका यहाँ डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है, और फंक्शन gx का रिलेशन fx के साथ है, और fx की फंक्शनल वैल्यू और डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 0 पर दे दिया गया है, और g'0 यानी g का डेरिवेटिव करने के बाद उसमें जब 0 पुट करेंगे तो बताइए इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोसेस आपको मालूम है, और आइए अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। gx हमें मालूम है, ये रहा gx, ध्यान से देखिएगा 2fx, और ये 2 इसी में है, अंदर ही है, ये होल स्क्वायर है। हम चेन रूल लगाने को तैयार है, पावर रूल भी बोला जाता है इसको। 2 आगे आ गया, f2fx प्लस 2 एज इट इज, ये पावर 1 हो गई। और अब डेरिवेटिव करेंगे f डैश, द बेस फॉर दैट रिमेन्स एज इट इज, जसी इनटू इसका डेरिवेटिव, ये होगा 2f डैश x, और प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ज्यादा समय ना लेकर हम सीधा 0 पुट करते हैं, और ये 2 आगे मैंने लिख दिया है, दिस इज 2 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 2, और यहां पर f डैश 2 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 2, और इंटू 2 टाइम्स ऑफ f डैश 0। बस यहां वैल्यूज पुट करनी है, ये मैं अलग ब्रैकेट में ले रहा हूं। आपको वैल्यू याद थी, f ऑफ 0 की वैल्यू है -1, तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये एक बेनिफिट हमें देगा ही देगा। यहां पर 2f0 फिर से क्या है बच्चों, -1, और 2 इंटू -1 जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, फिर से फायदा मिल गया। और यहां पर देखें f डैश 0 जो है वो +1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया। ध्यान से देख लीजिए आप, आपके फायदे में गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, ये भी 0 हो गया, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, और ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 2। सो f ऑफ 0 इज माइनस, मुझे लग रहा है पूरे क्वेश्चन का आंसर माइनस में ही होगा, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट जो हैं वो प्लस हैं। तो यहाँ पर अनडिस्प्यूटेडली आंसर जो है वो -4 होना चाहिए, और हम ऑप्शन देखते हैं, यस ऑप्शन बी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। लगभग
इतने क्वेश्चन से एक आइडिया देने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में JEE से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो पार्शियल डेरिवेटिव है, चाहे वो एल हॉपिटल के जितने भी रूल्स हैं, उनको लेकर सारे वीडियोस के लिंक्स यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप उनको करते रहिए, उनसे फ़ायदा उठाते रहिए, और हाँ, साथ साथ हमें बताते भी रहिएगा ताकि हमें पता लगता रहे कि आप चीज़ों को कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्वेश्चन देख चुके हैं आप, पॉज करके वीडियो को कर रहे होंगे, और आइए हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्वेश्चन अब आपको यार लिमिट और कंटिन्यूटी में तो ये हजारों बार क्वेश्चन देखा है, लेकिन ये क्या पूछ लिया कि x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब वो x की वैल्यू जो इस पूरे फंक्शन में सबसे मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, यानी वो कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 1 है। अब ये कैसे पता लगेगा? और दूसरा कि f'0 जो है, यानी अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं और डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें 0 पुट करूं तो आंसर 0 होना चाहिए। तो दोनों बातें समझते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, और उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एक यूजुअल ऑप्शंस हैं, फिर भी आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। और हम पहले ये देखते हैं कि ये मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है। अब 0 के अलावा मैं कुछ और ले लेता हूँ। मान लो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ रैंडमली -π/4। अब ये -π/4 लगभग क्या है? पाई है इंटू 1/4 है। पाई को क्या लिख सकते हो? 22/7 लिख सकते हो इंटू 1/4। जी आप कहोगे नहीं जी मैं तो 3.14 लिखूंगा, आप 3.14 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कहने का मतलब ये लगभग -11/4 की वैल्यू आ रही है, जो कि 0.78 या 79 के आसपास की वैल्यू है, ये पता ही होगा। अब मान लो मैं यहाँ नेगेटिव में, ऑब्वियसली नेगेटिव में, मैं 11/4 14 को एब्सोल्यूट टर्म्स में ले रहा था, माइनस में, अगर प्लस होगा तो प्लस में ले लेंगे। अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये 0 नहीं है, तो मैंने ये वैल्यू पुट करके देखता हूँ। तो अगर मैंने ये वैल्यू अब जब यहाँ पुट करके देखी तो ये आ गया -tan -π/4 डिवाइडेड बाय -π/4। अब ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है -tan 45 विच इज -1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी है? तो यहाँ ध्यान से देखो, ये ऊपर जंप कर जाएगा, तो ये हो गया 14/11, और ये डेफिनेटली एक वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1 है। कोई भी रैंडमली, मान लो मैं अब यहाँ π/6 ले लेता हूँ, अब प्लस में ले लिया मैंने π/6, तो π/6 डिवाइडेड बाय π/6। अब tan π/6 कितना? tan 30 कितना होता है? 1/√3। अब यहाँ π/6 है, तो ये हो गया 22/7, और ये 6 भी ऊपर चला गया। तो अब आप खुद यहाँ इमेजिन करके देखो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 21/11√3, यानी अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 7 × √3 डिवाइडेड बाय 11 करूंगा तो ये जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 1 ही आएगा। यानी 0 के लेफ्ट नेबरहुड पे ले लूं या 0 के राइट नेबरहुड पे ले लूं, कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो वो वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आती है। और x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर नेबरहुड जो है 0 के आसपास की वैल्यू अगर फंक्शन में आउटपुट ज्यादा देते हैं तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट हो रही है? 1। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट जान पड़ रही है यहां पर हमारे को। अब ये देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। तो इसके लिए मैं यहां से थोड़ी वर्किंग हटा रहा हूं, ये मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं सब। और डेरिवेटिव जो है वो 0 पर क्या होगा, इसके लिए एक तरीका क्या है, आपको बोला जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, बट वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आता है। आप क्या करो, आप डेरिवेटिव ही निकाल दो। यानी आप क्या करो, आप कोशेंट रूल लगा दो, x एज इट इज tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है x माइनस tan x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और लिमिटिंग वैल्यू 0 पुट करके देख लो इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? 0 × सीकेंड स्क्वायर 0 माइनस tan 0 अपॉन 0 का स्क्वायर। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि बताओ कि डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 0 आ रहा है। तो एक तरीका तो यहां समझ में आ रहा है दैट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 इट इज 1। तो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो
एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर ब्रांचेस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल के देख सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो निकाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम है। तो यहां पर मेरे को 0 पे निकालना है, तो ये हो जाएगा अब हम डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, हमें डेरिवेटिव प्रूव करना है कि एफ डैश 0 क्या 0 आ रहा है कि नहीं, मतलब चेक करना है, प्रूव नहीं, चेक करना है। तो हम लोग डेरिवेटिव की बेसिक थ्योरम लगाते हैं, और डेरिवेटिव की बेसिक थ्योरम ये है। इस तरह से हम एक फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह एंटर करते हैं। तो ये आ जाएगा tan h अपॉन h, और फंक्शनल वैल्यू जो है वो आप ध्यान से देखिए 0 आ रही है, तो हम यहाँ -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय h कर देंगे, लिमिट h गोज टू 0। अब ये हो जाएगा tan h माइनस h ओवर h स्क्वायर, और यहाँ पर हम शुरू करेंगे अब लिमिट लगाना। और लिमिट के लिए क्या है, अभी मैं बता रहा था कि लिमिट के लिए क्या है, आप लगाओगे एल हॉपिटल थ्योरम। तो मैं भी यहाँ एल हॉपिटल लगा रहा हूँ। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर h -1 अपॉन 2h, ये लगा के देख लिया। ओके, और अब वापस से हमने इसका डेरिवेटिव कर देना है। तो या फिर एक ट्रिक लगा सकते हैं, व्हाट इज secant 1 plus tan square theta, secant square theta. So what is secant square theta minus 1? That is a tan square theta. तो यहां ध्यान से देखिए tan square h आ गया हमारे पास, और नीचे है 2h। तो अक्सर मैं यहां पर एक एल्गोरिथम बच्चों को बताता हूं कि ऊपर डिमांड ज्यादा है, नीचे सप्लाई कम है। यानी आप h को ज्यादा से ज्यादा किसके साथ रिलेट कर सकते हो, एक tan के साथ, है ना। आप समझो प्लीज, ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं नहीं दे रहा हूं, और ना आपको चाहिए यहां एंट्रेंसेस के लिए। तो ये देखिए ये 1 हो जाएगा, लेकिन tan 0 क्या हो जाएगा, 0, और नीचे 2 पड़ा हुआ है, तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी एफ डैश 0 की वैल्यू 0 है। ये बात भी कंफर्म हो जाती है, यानी दोनों चीजें ठीक है। स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 के ठीक होने पर वो 1 को सपोर्ट नहीं कर रही। यानी यहां पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी जाने वाला है कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर हम लोग डेरिवेटिव एट अ पॉइंट निकाल रहे हैं, और वहां हम मैक्सिमम मिनिमा की बातें कर रहे हैं, जो कि उसको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये था बच्चों पहला सेशन, जिसमें मैंने लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को लिया। आइए अगले वाले 5 के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे करते करते हम पूरा JEE कवर करने वाले हैं। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।